अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अशमत जामी। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ़ हुसैन की एक और मुतनाज़ तकरीर का, और जो उस पर रद्दअमल सामने अभी तक आया है वो भी प्रोग्राम में ज़ेर बहस रहेगा। साथ साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिसके अंदर कुछ ग्रुपबंदियों की बातें मंजर आम पर आ रही हैं और फिर इसके ताने बाने जा मिलते हैं धरने के दौरान, और उस हवाले से कुछ साबिका जर्नैलों का जिक्र भी अब मंजर आम पर आ रहा है। इस पर भी प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और फिर जो पाकिस्तानी कौमी शाहीनों ने लंकन टाइगर्स को उनके अपने होम ग्राउंड में शिकस्त से दो चार किया, तारीखी फतूहा समेती, उनको भी हम यहाँ पर अप्रिशिएट करेंगे आज के प्रोग्राम में। लेकिन सबसे पहले जिक्र मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब का, जिन्होंने अमरीका के 3 रोज़ा सालाना कन्वेंशन में जो गुफ्तगू की, उसका एक चंक मैं चाह रहा हूँ ज़रा वो देख लें और सुन भी लें। देख तो नहीं सकेंगे, हम सुन सकेंगे, तो उसके बाद फिर शामी साहब आपकी जानिब आता हूँ। देखिए जी क्या कहते हैं। उन्हीं की जमीन के बेटे जिनका कत्लेआम हो रहा है, ये मजहब का फर्ज है। अगर हिंदुओं में चैरिटी गैरत होगी तो पाकिस्तान की सरजमीन पर बहादुरों का खून नहीं होने देते। लेकिन हिंदू कहते हैं मजे उड़ाओ बेटे, बचते रहे हिंदुस्तान, ले रहे पाकिस्तान, बड़े नारे लगाते जाओ। पाकिस्तान है तो कहता हूँ आपके अफराद मुत्तहिदा जाके व्हाइट हाउस का मुतालबा करें, अफराद मुत्तहिदा और नेटो की फोर्सेस कराची में भेजे। शामी साहब, कारकुन अक़वाम मुत्तहिदा और नेटो हेडक्वार्टर्स जाकर उनसे कराची फौज भेजने का कहें। भारत में गैरत होती तो महाजरों का खून ना होने देता। वो आपके पास है क्लिप भारत वाला? जी हाँ, वो भी है। वो भी चला दीजिए जी। इसमें चला है अभी गुफ्तगू में? नहीं, मैंने नहीं सुना। इसमें एंड पे उन्होंने कहा है भारत में गैरत होती है। इसी में है सर? मैंने सुना नहीं, इसमें आया नहीं। दोबारा चला दीजिए, दोबारा चलाइएगा। नहीं, दोबारा ना चलाएं, वो हिस्सा चलाएं सर जो इंडिया का कहा है। जी जी, इसी में अभी जो क्लिप चला है साउंड बाइट नहीं, इस पे आया ना, पहले खत्म हो गया। देखिए खुर्रम साहब, उसको हिस्से को दोबारा चलाइएगा। तो जो वो कह रहे हैं अक़वाम मुत्तहिदा और नेटो हेडक्वार्टर जाकर उनसे कराची फौज भेजने का कहें, और फिर उन्हीं की तकरीर का हिस्सा है कि ग्रेटर बलूचिस्तान, ग्रेटर पख्तूनख्वा और ग्रेटर पंजाब भी बनेगा जिसका हेडक्वार्टर कराची होगा। बेसरोपा तकरीर है, क्योंकि अगर ग्रेटर पंजाब जो है उसका हेडक्वार्टर जो होगा कराची होगा, तो वो ग्रेटर पंजाब कैसा होगा? वो तो सिंध और पंजाब मिलकर एक खिता बनेंगे ना उनके नुक्ता नज़र से। तो ग्रेटर पंजाब का मतलब तो ये है कि जो मशरकी पंजाब है और मगरबी पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, ये सब इकट्ठे हो जाए तो ग्रेटर पंजाब तो उसे कहेंगे ना। तो ये ग्रेटर पंजाब जो सिंध के साथ मिलेगा और कराची जिसका दारुल हुकूमत होगा, तो मुझे ऐसे लगता है कि जब ये तकरीर वो कर रहे थे अल्ताफ़ हुसैन साहब, उस वक्त कुछ होशो हवास में नहीं थे। फिर उन्होंने जो इंडिया के बारे में ये कहा कि अगर उसमें ज़रा भी गैरत होती हिंदुओं में तो मुहाजिरों पर जो जुल्म हो रहा है वो इसको बर्दाश्त न करते। हालांकि ये तारीख़ी तौर पर उनको मालूम होना चाहिए कि मुहाजिर जो है वहाँ से तर्क वतन करके आए थे, हिजरत करके आए थे, और वहाँ फसादात हो रहे थे, उनकी जान और माल और आबरू को ख़तरा था, उनको तहक़ीक़ किया जा रहा था, और उस वहाँ से वो पनाह लेने के लिए पाकिस्तान में आए। तो भारत को उन मुहाजिरों से क्या हमदर्दी हो सकती है और इन मुहाजिरों का भारत से क्या ताल्लुक़ हो सकता है? ये तो सबसे ज़्यादा कुर्बानी देने वाले लोग हैं, जिन्होंने भारतीय अज़ाइम और जो कांग्रेस के अज़ाइम हैं उनके ख़िलाफ़ एक किस्म से अपने आप को कुर्बानी के लिए पेश किया, उसका बर्दाश्त किया उनका जुल्म से। तो ये एक यानी उसमें ना कोई सर ना कोई पैर, सिर्फ एक गुस्से का इजहार। और वो जो जुमला जिसकी जानिब आप इशारा कर रहे हैं वो भी अभी तैयार है। सुनिए क्या कहते हैं अल्ताफ़ हुसैन साहब। तो कहता हूँ आपके अफराद मुत्तहिदा जाके व्हाइट हाउस का मुतालबा करें, अफराद मुत्तहिदा और नेटो की फोर्सेस कराची में भेजे। कुछ ऑडियो क्लियर नहीं है जिससे उनकी बात समझ भाई उन्होंने ये कहा है नेटो फोर्सेस भेजी, ये पहले भी बात आ चुकी है। भारत वाला जो एलिमेंट ये प्रोड्यूसर साहब क्या कर रहे हैं आप लोग? उसे दीजिएगा जी, को आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। इसमें ऑडियो क्लियर नहीं, वो भारत वाला नहीं, उन्होंने कहा है वो जो भारत का टुकड़ा है वो इसमें आ ही नहीं रहा, उसी का हम जिक्र करें। वो जरा दीजिएगा, जब रेडी भी दायर कर दिया, दोबारा चला दिया उसका, बता दीजिए जब रेडी हो जाए। तो अब भारत को क्या हमदर्दी है इन मुहाजिरों से या उनकी औलादों से
जिन्होंने पाकिस्तान का परचम बुलंद किया, पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद की, और जब पाकिस्तान कायम हुआ तो उन पर वहाँ ज़िंदगी जीर्ण कर दी गई, उसकी वजह से यहाँ आने पर मजबूर हुए। तो ये तो अजीब एक सूरत हाल। ये तो ऐसी बात है जैसे इसराइल को पुकारा जाए कि अरबों की मदद करे आके और जैसे यानी आप सोवियत यूनियन को पुकारें कि वो चाइना की वो अपना अमेरिका की मदद करे। यानी एक तजाद है इसमें, और तारीखी हवाला ही नहीं है कोई, सिवाय गुस्से के और घबराहट के और इस्तराब के। शाम साहब, ये हालिया चंद हफ्तों में या महीनों में उनकी ऐसी तकरीर बार बार हमें सुनने को मिल रही है। हर तकरीर में वो कुछ ना कुछ तजावुज़ करते हैं, और इस बार तो उन्होंने फौज के अदारे पर भी शदीद हमले किए हैं। कायदे आज़म जो है उनकी मौत जो है उनकी उसका जिम्मेदार भी फौज को करार दे दिया। मोहतरमा फातिमा जना को जहर देने का इल्ज़ाम भी उनके सर थोप दिया। यानी वो गालिब ने कहा है ना कि वो क्या कह रहा हूँ जुनून में क्या क्या कुछ मैंने तसर्रुफ कर दिया एक लफ्ज़ का, कुछ न समझे खुदा करे कोई। तो अल्ताफ़ हुसैन साहब की ये जो तकरीर है उस पर शदीद रद्द-ए-अमल हुआ है, और कोई जमात इस मुल्क में ऐसी नहीं है जिसने उसकी मजम्मत न की हो। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी तो खैर उनकी पुरानी हरीफ है, अगर बाकी दूसरी जमातें जो हैं उन्होंने भी यक आवाज़ है। और ये बात खबर भी आ रही थी कि कौमी असम्बली में इस पर रेजोल्यूशन भी आने वाला है। पंजाब असम्बली में आ गई, सिंध असम्बली में चली गई, आज़ाद कश्मीर असम्बली ने भी इस पर रद्द-ए-अमल दिया है। अल्ताफ़ हुसैन साहब जो हैं वो बहुत दूर निकल गए हैं। उनको वापस आना चाहिए, उनको इस पर माजरत करनी चाहिए। पहले भी वो अपनी तकरीरों पर माजरत कर चुके हैं, और जो राब्ता कमेटी है MQM की, उसको चाहिए कि उनको गुजारिश करे कि आप ये तकरीरें करना बंद कर दें कुछ अरसे के लिए। अगर मुस्तकिल तौर पर बंद नहीं कर सकते। राब्ता कमेटी तो डिफेंड कर रही है, वो कह रहे हैं आईन पाकिस्तान के तहत राब्ता कमेटी जो है, और मैं फारूक सत्तार साहब की गुफ्तगू सुन रहा था, इससे ज़्यादा अहमकाना बात को हो नहीं सकती। आईन पाकिस्तान में ये लिखा हुआ है कि न्यूट्रल फोर्सेस को बुलाएंगे आप यहाँ। आईन पाकिस्तान में कहाँ लिखा हुआ है क्या भारत को आवाज़ देंगे? तो ये आईन पाकिस्तान, और ये राब्ता कमेटी के लोग अगर उस तकरीर को इंडोर्स करते हैं तो इसका मतलब यह है कि वो भी उसी मुकाम पर खड़े हो जाएंगे जहाँ के अल्ताफ़ हुसैन साहब खड़े हैं, और उनके खिलाफ भी वही कार्रवाई की जा सकेगी जो उनके खिलाफ करने का मुतालबा किया जा रहा है। और फिर MQM के लिए बहैसियत पार्टी इस मुल्क में काम करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि राब्ता कमेटी के अरकान अगर इस सारी रत्ब याबस को अपने सर ओढ़ लेते हैं तो फिर किस मुंह से वो पाकिस्तान में अपनी सियासत कर सकेंगे या पाकिस्तान में काम कर सकेंगे। शाम साहब, ब्रेक का वक्त आन पहुंचा है। ब्रेक के बाद ये सवाल हम उठाएंगे कि क्या वजह है कि हालिया चंद हफ्तों में और महीनों में अल्ताफ़ हुसैन साहब बार बार ऐसी मुतनाज़िर तकारीर कर रहे हैं, इसकी वजूहात क्या हैं, ये देखेंगे ब्रेक के बाद। अब पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है वो ताउन कर रही है रेंजर्स के साथ भी, और FIA जो है, नैब भी जो है वो कार्रवाइयाँ कर रही है, और जगह और पूरा रिकॉर्ड जो है आप देखें कि उन्होंने मुख्तलिफ अदारों का वो उठा लिया है। और अभी तो ये मुतालबा हो रहा था कि ये जो KMC का रिकॉर्ड है, जी वो वहाँ से रेंजर्स ने लेके गई थी, रेंजर्स लेके गई थी FIA, उसको वापस किया जाए। उन्होंने कहा नहीं, हम वापस नहीं कर रहे, हम ये तहकीकात कर रहे हैं और टेरर फाइनेंसिंग का मामला है, इसकी तह तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह ये सुन्नी तहरीक है, उनके यहाँ भी छापा, इसके दफ्तर छापा मारा, इसके लोग पकड़े गए, लेकिन रात गए उनके 11 से 12 हम लोग लेके गए थे, उस तक नहीं की। उसके जो सरबरा हैं इजाज सरवत कादरी जो है, जी सरवत कादरी, वो भी पूछगिछ के लिए वहाँ गए, और उन्होंने कोई एहतजाज नहीं किया कि ठीक है, अगर हमारी सफ़ों में ऐसे अनासर मौजूद हैं आप ज़रूर कार्रवाई करें, उनको पकड़ें। इसी तरीके से जमात इस्लामी है, ये दूसरी जमातें हैं जिनके हाथ से कोई किसी भी शख्स के खिलाफ को कार्रवाई हुई या उनका कोई मुतल्लिक पकड़ा गया, वो ज़ुबान पर शिकायत नहीं लाया, हरफ शिकायत नहीं लाया। अब ये जो MQM है, देखिए एक MQM बड़ी पार्टी है वहाँ की, और MQM के अंदर जब ज़ाहिर कानून शिकन भी बड़ी तादाद में होंगे, और ख़ुद अल्ताफ़ हुसैन साहब की एक अपनी तकरीरें इकट्ठी कर लें तो उसमें मालूम होता है कि उनकी सफ़ों में किस किस कौमाच के लोग मौजूद हैं। तो MQM को तो ताउन करना चाहिए था, क्योंकि अगर अमन कायम होता है और अगर ये सब टेररिज्म जो है इसकी सरकोबी होती है, और अगर सेक्टेरियन टेररिस्ट जो हैं और ये आपके तालिबान जो हैं इनके लिए रास्ते मसदूद होते हैं, तो उसकी सियासत में उसका बेनिफिट तो
एमकेएम को पहुंचेगा, अमन कायम होगा तो एमकेएम के लिए भी काम करना आसान होगा। तो अब जो रवैया इख्तियार किया है अल्ताफ हुसैन साहब ने, वो जानबूझकर ये बात कहना चाह रहे हैं कि ये ऑपरेशन एमकेएम के खिलाफ हो रहा है, हालांकि पॉइंटेड है, सिर्फ पॉइंटेड उनके खिलाफ है। इस बात पर कोई यकीन नहीं कर सकेगा। शिकायत हो सकती हैं, उनका अजाला होना चाहिए, अदालतें मौजूद हैं, अदारे मौजूद हैं, कौमी असम्बली में बैठे हुए हैं, सिंध असम्बली में बैठे हुए हैं, आवाज बुलंद कर सकते हैं, तवज्जो मबदूल कर सकते हैं। हम ये नहीं कहते कि 100% जो कार्रवाई हो रही है, गलती का इम्कान तो हर एक में रहता है, ये अपनी जगह है, लेकिन ये जिस तरीके से इसके खिलाफ एहतजाज हो रहा है, अब अल्ताफ हुसैन साहब इस बात को भूल गए कि अब वक्त बदल चुका है। पहले तो आप देखिए, एक जमाना तो वो था कि पूरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया एक चू नहीं कर सकता था, जो हुक्म जारी होता था उसको फॉलो करना पड़ता था, पूरा खिताब नशर किया, तकरीर पूरी नशर होती थी, और जिसके बाद कहा जाता था जो चीज ना नशर की जाए वो नहीं नशर होती थी। और एक जमाने में अखबारात में तो कराची में ऐसे हुक्म जारी होता था कि ये खबर जो है ये फ्रंट पेज पे 3 कॉलम की छपेगी, और ये इसके अंदर सुर्खी ये होगी, हेडलाइन भी आती थी वहां से। अच्छा, सुर्खी भी बंद की आती थी। और मैं तो उन मीटिंग्स का गवाह हूँ, खुद उनके अंदर मौजूद रहा हूँ, जो हमें दरपेश हुई, और बाज अखबारी एडिटरों के साथ और मालकों के साथ जो मीटिंग्स हुई, और जो लहजा होता था हमारे एमकेएम के दोस्तों का, और जिस तरह जिच कर दिया था वहां के एडिटर्स को और वहां के जर्नलिस्टों को, ये सारी कहानियां ऐसी किस्से कहानियां नहीं है, ये हमारी आंखों के सामने हद बीती है, हमारे ऊपर बीती हुई है। तो इसलिए अब एमकेएम जो है, वक्त उनके हाथ से निकल गया है, दबाव उनका वो मौजूद नहीं है, और उनके पास वो ताकत भी मौजूद नहीं है जो ये तशद्दुद के लिए जिसको इस्तेमाल कर सकें। तो अब उनके लिए बेहतर तरीका यह है कि ताउन करें कानून नाफिज करने वाले अदारों के साथ। और अल्ताफ हुसैन साहब अकेले हैं इस वक्त, तमाम सियासी जमातें, हाँ, उनका मौकिफ उनके पलड़े में नहीं है। और दूसरी बात आप ये भी देखें, पहले क्या होता था, एक जमाने में सियासत जो थी वो उनको सपोर्ट करती थी। मसलन कौमी असम्बली है, उसमें 2 जमातें जो हैं वो आमने सामने खड़ी हैं। अब इनके पास है ताकत, इनके पास है, इनके 20-25 वोट हैं, जिधर मिल जाएंगे वहां हुकूमत कायम हो जाएगी, जिधर खराब हो जाएंगे वहां हुकूमत बदल जाएगी। तो कभी मुस्लिम लीग नून और कभी पीपल्स पार्टी, और उनके दरमियान ये मकश रही। अभी भी आप देखें, जो जरदारी साहब की हुकूमत थी पीपल्स पार्टी की, जब मुस्लिम लीग काफ ने ज्वाइन नहीं की थी जब तक फेडरल गवर्नमेंट, तो वो फेडरल गवर्नमेंट की जान जो थी वो मुत्तहिदा तोते में थी। अच्छा, इसी तरह सिंध में भी पीपल्स पार्टी की अपनी मेजॉरिटी आ गई, वफाक में भी अब ऐसी मेजॉरिटी है मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के पास, जिसको यानी एमकेएम के वोट मुतासर नहीं कर सकते, हुकूमत नहीं बदल सकते। तो एक तो सियासत जो है उनसे आजाद हो गई है इस लिहाज से, और असम्बलियों में उनका रोल वो नहीं रहा जो हुआ करता था, पहले हुआ करता था। और दूसरे, फौज जो है वो भी सियासत से आजाद हो गई है। जब फौज का कमांडर इन चीफ सियासी अज़ाइम रखता था और ऐवान इख्तिदार में बैठता था, तो फिर उसको बड़ी मसलतें इख्तियार करनी पड़ती। यानी आप ये कह रहे हैं कि जो ग्राउंड रियलिटीज हैं मुत्तहिदा को अब उन्हें जान लेना चाहिए, इसी में आफियत है। जनरल राहिल शरीफ की क़यादत में जो फौज, उनका कोई सियासी अज़ाइम नहीं है, उन्होंने अपनी कोई हुकूमत साजी नहीं करनी। अब उन्होंने तय किया है भाई गलत गलत है, सही सही है, काला काला है, सफेद सफेद है। फैसल वाडा साहब ने पीटीआई को उनको लंदन भेजा, वो काफी अरसे से तहरीक इंसाफ, वो तो लंदन में आज उन्होंने कुछ सीडीज और कुछ डीवीडीज, कुछ फाइलें अल्ताफ हुसैन साहब के बारे में वहाँ पे स्कॉटलैंड यार्ड से उनकी मुलाकात हुई है, वहाँ उन्होंने पेश की हैं, और बड़े पूरी उम्मीद है कि जो उनकी जो सबूत है उस पर फिर कार्रवाई। देखिए, ये तो एक ऐसी कार्रवाई है ना जो हर शख्स को करने का हक हासिल है। मुत्तहिदा को हक हासिल है कि वो तहरीक इंसाफ के बारे में करे, तहरीक इंसाफ को हक हासिल, ये तो एक पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा है। जब सियासी जमातें लड़ती हैं एक दूसरे से तो इस तरह जौहर दिखाती हैं, लेकिन आप फौज के खिलाफ खड़े हो जाए, आप कौम के खिलाफ खड़े हो जाए, आप तमाम सियासी जमातों के खिलाफ खड़े हो जाए, ये मामला जो है बड़ा घाटे का सौदा है। और अल्ताफ हुसैन साहब, देखिए, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो कि बहुत इंतहाई जो इक़दाम की हमायत करें। सियासत के अंदर और मुल्की मामलात में बहुत सी कड़वी गोलियां भी खानी पड़ती हैं, निगलनी पड़ती हैं हालात के मुताबिक। लीगल रेफरेंस भेजने का कह रहे थे उन्होंने कहा हम रेफरेंस भेजेंगे, फायदेमंद होगा कुछ। देखिए, मैं तो जो ब्रिटिश लॉ है उसमें क्या गुंजाइश इसकी हो सकती है और वहां की हुकूमत इसमें क्या करती है,
क्योंकि ये जो आज़ादी अजहार है उसका एक बड़ा वसी मैदान है वहाँ, उसकी आड़ में तो बहुत कुछ उसकी आड़ में बहुत कुछ वहाँ मुमकिन होता है। लेकिन बहरहाल एक रेफरेंस तो जैसा भेजना चाहते हैं ज़रूर भेजें, ये कानूनी कार्रवाई है। लेकिन मुनासिब ये होगा कि अल्ताफ हुसैन साहब खुद रजू कर लें, पीछे हट जाएं और अपने मामलात को दुरुस्त कर लें और अपने लहजे को दुरुस्त कर लें, पाकिस्तान के आइन के साथ, पाकिस्तान की फौज के साथ, पाकिस्तान की कौम के साथ, पाकिस्तान की सियासी जमातों के साथ इस तरह जबरदस्त ना हो। जो फौज के हवाले से आप जिक्र करते थे, अल्ताफ हुसैन साहब तो खुद उनकी जमात फौज के हक में लाखों की रैलियां निकालती रही। एक वक्त वो भी था और आज वो उन्हीं के खिलाफ बोल रहे हैं। क्या ताने दिए जा रहे हैं? अब तो ये कहा कि खाना काबा के ऊपर जो हमला हुआ था, जो हमले से गर्दाना, उन्होंने कहा हमला हुआ था, अंदाजा लगाई वो जो हमला हुआ था, यानी जो बरतानवी फौज ने किया था। और वहां कितने फौजी थे हिंदुस्तान के रहने वाले, पंजाब के, जिन्होंने बगावत की थी, जिनकी मुश्किल कसी गई थी। अब वो जो बरतानवी फौज जो है उसकी कारगुजारियां भी जो है पाकिस्तानी फौज में डाली जा रही हैं। और जिस हिंदुस्तान को अदावत दी जा रही है फिर उसकी फौज के खाते में भी डाले। ठीक है, यहाँ नाज़रीन प्रोग्राम वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, जिक्र होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। बिल्कुल नाज़रीन, शामी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में धड़े बंदियों का बहुत जिक्र है और फिर ये सिलसिला शुरू करते हैं लोग तबसरा तर्जिया करते हुए धरनों के मुहर्रकात के हवाले से। ये धड़े बंदियाँ हैं, कितनी हैं, क्यों हैं तहरीक इंसाफ में? तहरीक इंसाफ में धड़े बंदी तो असल में बात यह है कि ये जो जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट आई है ना, उसके बाद से सूरत हाल ख़राब हुई। वैसे भी आप पता ना कि अंग्रेजी का मुहावरा है ना कि जो कामयाबी है उसके तो 100 बाप होते हैं और नाकामी यतीम होती है। बिल्कुल ठीक। जब आप किसी चीज़ के नाकाम हो जाते हैं तो फिर एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी करते हैं, एक दूसरे पर उसकी जिम्मेदारी डालते हैं, और जब कामयाबी होती है तो उसका सेहरा हर शख्स अपने सर बांधना चाहता है। अब जुडिशल कमीशन में क्योंकि तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ जो है उसकी तायद नहीं की जा सकी और इलेक्शन में धांधली के हवाले से, जो मुनज़्ज़म धांधली के हवाले से उसके इल्ज़ामात थे वो दुरुस्त साबित नहीं किए जा सके, तो उसके बाद यानी धड़ेबंदी जो मौजूद थी वो अब उसने एक नए सिरे से सर उठा लिया। अब लोग जो थे उन्होंने मुर्दे इल्ज़ाम ठहराना शुरू कर दिया जहांगीर तरीन साहब को और बाज़ दूसरे लोगों को कि इन्होंने इमरान खान साहब को इस काम पे लगाया, इन्होंने धरनों पर उकसाया, इन्होंने धरनों पर पैसे खर्च किए, और ये इमरान खान साहब को और अलीम खान साहब जो हैं वो भी उनके टारगेट पे हैं कि ये सारे पैसे खर्च कर रहे हैं, पैसे के दौर पे सियासत कर रहे हैं। और फिर ये कहा कि ये आप परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से भी ताने इनको दिए जाने लगे। और अहमद खान साहब ने गुफ्तगू की। इससे पहले जो हमारे वजीहुद्दीन साहब हैं जस्टिस, उनका एक ट्रिब्यूनल कायम हुआ था जिसमें उन्होंने उनकी जिम्मेदारी थी कि इलेक्शन जो हुए थे इंट्रा पार्टी उसके बारे में जो पिटीशंस हुई थी उनकी समाअत करें। उन्होंने समाअत ऐसी की, फैसला किया जिसमें 4 पार्ट, परवेज खट्टक और जहांगीर तरीन, इनका बिलखुसूस इनका नाम, अलीम खान और नादर लगारी जो सिंध के हैं, चारों को कहा कि इनकी बुनियादी रुकनीत ही खत्म कर दी गई, कर दी जाए, रिकमेंडेशन दी उन्होंने, कर दी जाए क्या, उन्होंने कहा बस कर दी। अच्छा, तो अब ये अब और फिर नए इलेक्शन कराए जाएं, तो उससे भी एक पार्टी के अंदर खलफशार था। इमरान खान साहब ने कुछ उससे रेजिस्ट करने की कोशिश की, लेकिन फिर उनको अपनी तंजीम तोड़नी पड़ी और अब पीटीआई जो है नए इलेक्शन कराने के दरपे है, यानी एक और सूरत हाल में मुब्तला होने जा रही है। लेकिन शामी साहब, जहांगीर तरीन साहब के बारे में तो खान साहब कह रहे हैं कि मुझे बड़ा दुख हुआ, उनके खिलाफ जो मुहिम जारी है और वो मेरे बुरे वक्त के साथ हैं, पिछले 10 साल से अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, इसलिए वो पार्टी में अहम अहमियत। इमरान ये जहांगीर तरीन जो है वो इमरान खान साहब से रब्ता, तो उन्होंने कहा मैं 2002 से था उनसे, और जहांगीर तरीन साहब का भी उनसे रब्ता था, उन्होंने भी ये कहा, लेकिन वो शामिल तो ये अक्टूबर का जलसा जो था उसके बाद हुए है ना, 30 अक्टूबर का जलसा, 30 अक्टूबर के जलसे के बाद। लेकिन देखिए, मैं जब जहांगीर तरीन साहब जो हैं उनके सियासी मामलात अपनी जगह है, लेकिन उनको उनकी शोहरत जो थी एक नीट करीन शख्स की थी। उन्होंने एक काश्तकारी जो की है, जो शुगर मिलें उनकी हैं,
उसमें वो इनकम टैक्स पूरा देते थे, ये उनकी शोहरत थी और उनको इस लिहाज से हम मीडिया में डिस्कस करते थे। अच्छा, लेकिन मिसाल के तौर पर कच्ची मिसाल समझते थे कि भाई ये, और वो बड़े फख्र से इसका जिक्र भी करते थे कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स पूरा उसकी पाबंदी करते हैं और एक एक पाई का हिसाब देते हैं। उनकी शुगर मिल जो है पूरी जो एक्साइज ड्यूटी देती है, जो भी तो अब उनकी ये दुर्गत बनी है क्योंकि उनके पास दौलत है, पैसा है। फिर हमारे हफीजुल्लाह नियाजी साहब ये खबर लाए हैं कि 5 करोड़ रुपए की जो वो बुलेट प्रूफ गाड़ी है वो भी उन्होंने इमरान खान साहब को पेश की थी। फिर उनका जहाज जो है वो उनके इस्तेमाल होता है खान साहब के आने जाने में। मगर ये तो सियासत का हिस्सा है। देखिए पाकिस्तान की जो सियासत है, दुनिया की सियासत, उसमें ऐसे होता है। उसमें जो पैसे वाले लोग हैं वो पार्टी फंड में पैसे भी देते हैं, उसके अखराजात भी उठाते हैं, कुर्बत भी इख्तियार करते हैं, कुर्बत उन्हें मिलता है, फिर इसी वजह से कुर्बत भी इख्तियार करते हैं। ये सारे, अगर आप पाकिस्तान में कोई सियासी लीडर भी ऐसा नहीं है जो कि इन मसाइल में मुब्तला न हो। और लेकिन ये कि अब ये जो जुडिशल कमीशन की नाकामी के बाद अब तो अहमद खान साहब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया क्योंकि मुकदमा ठीक तरीके से पेश नहीं किया गया। और मुकदमा जो है गोया अब्दुल हफीज पीरजादा साहब जो थे और उनके मुआवनीन सियासी जो थे वो मुकदमा ठीक तैयार नहीं करवा सके। बहरहाल ये अब लगता है मुझे कि खलफचार आसानी से काबू में आने वाला नहीं है। इमरान खान साहब ने कल अपनी पार्टी की बहुत एक बड़ी मीटिंग की, ग्रैंड जिरगा किया एक लिहाज से। उसमें को कमोबेश में से 3 घंटे तकरीर उन्होंने की है, वर्कर कन्वेंशन। हाँ जी, उसमें प्रेस के लिए वो ओपन नहीं था। और लेकिन यह कि शीरी मदारी को ट्वीट करती रही और लोगों तक बात पहुंची। खान साहब ने पूरी कहानी अपनी सुनाई है। और बड़ी दिलचस्प बात ये बताऊं कि हफीजुल्लाह नियाजी साहब की जो खिदमत है उनका भी बड़ा जिक्र किया है। अच्छा, कि उन्होंने कहा कि इन्होंने बड़ी जान मारी है और बड़ा काम किया है पार्टी के लिए। गोया उनका भी खला कुछ ना कुछ उन्होंने महसूस किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी कमी उन्हें महसूस हो रही है? कमी महसूस की होगी यकीनन। एक टिकट के मसले पर झगड़ा पैदा हुआ जो बहुत बढ़ गया और एक उनके खानदानी मामलात को भी असरअंदाज हो गया उस पर। बहरहाल अब इमरान खान साहब की पूरी कोशिश है कि किसी तरीके से मैं पार्टी इख्तलाफात को समेट लूँ, लेकिन मामलात जिस रुख पे जा रहे हैं और जिस शिद्दत से इज़हार ख्याल किया जा रहा है उससे मुझे लगता है कि ये आसान नहीं होगा और ऐन मुमकिन है कि ये तवाज़ुन बरकरार रखना पार्टी में मुश्किल हो जाए और या तो कोई एक ग्रुप जो है या उसके चंद अफराद उनको पार्टी छोड़नी पड़ेगी और या फिर खान साहब जो है वो इसी तरह से मेंढकों की पंसेरी जो है इसको संभालते रहेंगे। एक लंगर गप का भी जिक्र मैंने करना था, हवाला देना था। ब्रिगेड साइमन सैमसन शरीफ साहब, उनकी एक हालिया इंटरव्यू निजी टीवी में था तो वो हम देख रहे थे तो लंगर गप उन्होंने सुनाई। खासी तवील लंगर गप थी, तकरीबन 45 मिनट पर मबनी। तो उसका जिक्र करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रिगेडियर रिटायर्ड साइमन सैमन शरीफ साहब की जो लंगर गप है उसका जिक्र करने से पहले अभी मैसेज है। ये मेंबर हैं मेरा ख्याल इनकी एग्जीक्यूटिव कमेटी। जी हाँ बिल्कुल मेंबर। उनका जिक्र करने से पहले हाँ जी एक मैसेज ऐसा बड़ा दिलचस्प मैसेज है। ये डॉक्टर हुसैन अहमद पाचा साहब का सरगोदा यूनिवर्सिटी से मैसेज है। वो कहते हैं कि इमरान खान साहब पिंदार का सनम कदा वीरान करके हफीजुल्लाह जैसे मुखलिस दोस्तों को वापस लें। कहना था ये जो अल्फाज आपने इस्तेमाल किए हैं ये इमरान खान साहब को समझ में नहीं आएंगे। डॉक्टर साहब कोई सलीस तर्जुमा करके भेजे। वैसे भी दिल फिर तवाफ़े कुए मलामत को जाए है पिंदार का सनम कदा वीरा किए हुए। दोबारा ये सर लंगर गप जो उन्होंने सुनाई है एक इंटरव्यू में तफसीली तौर पर, उसमें वो ये कहना चाह रहे हैं कि जनरल रिटायर्ड ज़हीरुल इस्लाम साहब जो उनके पीटीआई के कुछ लोगों से राब्ते में थे, कुछ जैकॉल्स का वो जिक्र कर रहे हैं, कुछ गिदड़ों का, कुछ गिद्दों का, कुछ लगड़ बगड़ों का, और वो मुझसे रहे कि इनके रवाबित थे और उन्होंने रेफरेंस और जो सिमेट्री क्रिएट की है इवेंट्स को मिला के उस इंटरव्यू में, उससे कुछ चीज़ें बड़ी कैटेगोरिकली इस्टेब्लिश होती हैं। नहीं इस्टेब्लिश क्या होती है, उनका एक नुक्ता नज़र है। देखें उन्होंने ये भी कहा है कि जो ज़हीरुल इस्लाम साहब थे और दूसरे कुछ लोग थे वो जनरल राहील शरीफ जो है उनको हटाना चाहते थे। तो बस असल मेरा ख्याल अब सियासत तो इस पर होती रहेगी। धरने में कुछ ना कुछ रोल तो हमारे जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब का था, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब ये तोते मैना नहीं बनाए जाने चाहिए या उड़ाए जाने चाहिए।
क्योंकि फौज का अपना एक डिसिप्लिन है और उसको हमें मलहूज़ खातर रखना चाहिए। यही चौधरी निसार साहब ने कहा। और फौज के बारे में अगर हम इस तरह की चहमगोइयाँ शुरू करेंगे और उस तरह इसके पाकिस्तानी फौज जो है एक बहुत बड़ा असासा है पाकिस्तान का, और पाकिस्तानी फौज का डिसिप्लिन वो मिसाली है। आज तक किसी बगावत की कोशिश कामयाब नहीं हो सकी। पाकिस्तानी फौज ने जब भी कार्रवाई की है वो एक अपनी कमांड में की, अपनी कमांड के तहत की है, चेन ऑफ कमांड के तहत। और कोई ग्रुप जो है वो अपने तौर पर कार्रवाई नहीं कर सका। कोशिश की गई लोगों ने, लेकिन उनको पकड़ लिया गया, उनको सजाएं मिली और पाकिस्तान की फौज अपनी वादत बरकरार रखने में कामयाब रही। अब अगर सियासत में इस तरह की गुफ्तगू शुरू कर दी जाएगी और तो फिर उसके नताइज अच्छे नहीं होंगे। मेरा ख्याल इससे गुरेज करना चाहिए सियासतदानों को भी, खा वो साबिक फौजी क्यों ना हो, और दूसरे हजरात को भी। और अगर इसमें कोई यानी गौर का पहलू है तो खुद आर्मी की जो हाई कमान है उसको अपने तौर पर इसकी तहकीकात करनी चाहिए और जो कार्रवाई मुनासिब समझे तो कर लेनी चाहिए। लेकिन इसको मौजूद बहस नहीं बनाना चाहिए हमें अपने टॉक शोज का और अपने अदारियों का या कालमों का। जो सब ने आज यही कहा, उन्होंने कहा इस पे गुफ्तगू करना या इस खबर को मजीद हवा देना तो जो साहब भी तो कोई अच्छी बात कर सकते हैं। हाँ जी, उन्होंने की आज माशाल्लाह, काफी अच्छी बातें करते हो, बड़े ज़हीन नौजवान है। ये आप उनके क्या हेयर स्टाइल की वजह से कह रहे हैं? नहीं, मेरे तो बड़े भाई हैं। अच्छा। और पुराने मेरा एक बड़ा करीबी ताल्लुक है उनसे। और मैं तो उनका मद्दा रहा हूँ हमेशा से, उनकी खूबियों और हैं अब भी हूँ। माशाल्लाह बोलते हैं जब माशाल्लाह आप देखिए कोई दूसरा आदमी किसी को ऐसा राजा नसीब नहीं हुआ जैसा चौधरी साहब को हुआ है। वैसे जो भी वजारत दाखिला के कलमदान संभालते हैं वो बोलते फिर कमाल नहीं है अमूमन, जो मैंने अपनी जिंदगी में देखा। ये तो आपकी टाई बोल रही है मेरा कल। तो सर मेरा रहमान मलिक साहब ने आपका जिक्र करूं, वगैरह रहमान मलिक साहब की गुफ्तगू में और चौधरी निसार साहब की गुफ्तगू में कोई मुवाजना नहीं। सर आपका उनसे ताल्लुक रहा, मेरा उनके साथ रहा ताल्लुक, तो मैं तो कहूंगा ना कि वो तो कमाल बोलते हैं। तो फिर हम यहाँ कोई दोस्ती निभाने के लिए नहीं बैठे, वो अकल की बात भी हमने करनी है ना। ठीक है। और तवाज़ुन कर रखना है बरकरार, और बिल्कुल हकीकत से दूर नहीं हटना। तो हकीकत की बात यह है कि जो असलूब है चौधरी निसार अली साहब का, वो अपनी जगह अपनी मिसाल आप है। बिल्कुल ठीक है। श्रीलंकन टाइगर्स को शिकस्त दी है कौमी शाहीनों ने श्रीलंका में, और तारीखी फतह उन्होंने अच्छी बात है, इस पे मुबारकबाद पेश की जानी चाहिए। टेस्ट सीरीज भी शामिल साहब जीती, तमाम वनडे सीरीज भी, T20 भी, और 1994 के बाद पहली बार हुआ है कि कौमी टीमों ने 6 से ज्यादा मैचेस जीते वहां पर। देखिए टीम को भी मुबारकबाद, उसकी सिलेक्शन कमेटी को भी, उसके कोच को भी, उसके कप्तान को भी, तीनों कप्तानों को, उसके चेयरमैन को भी। हाँ जी, ठीक है ना, कप्तान जो है तीनों। हाँ। तो सब लोगों को मुबारकबाद मिलनी चाहिए। और हमें देखिए, हम जब कोई शिकस्त होती है या नाकामी होती है उस पर हम हाथ पांव छोड़ जाते हैं और बस तहबाला करना चाहते हैं हर चीज़ को। इससे हमें गुरेज करना चाहिए। और नाकामी जहाँ होती, जहाँ बचती हैं शहनाइयाँ वहाँ मातम भी होते हैं। लेकिन सब इसकी एक बड़ी बारीक सी रीज़न भी है कि कुछ सीनियर्स को आराम देकर जूनियर्स को, नए खून को शामिल किया गया जो बहुत मेहनती हैं। अच्छी बात उनकी वजह से टीम जेलिन हुई, और जो पहले कुछ ऐसे लोग थे जो ना खेलते थे ना खेलने देते थे, उनसे जब टीम को छुटकारा मिला तो नौजवानों ने आकर परफॉर्म किया और वो सबके सामने। प्रोसेस तो ऐसे ही होता है ना। ये पीटीआई जो थी वो इसी नारे पर तो वजूद में आई थी ना कि नौजवानों को आगे लाना। अब वो नौजवानों के अंदर भी बाबे शामिल हो चुके हैं। सरफराज का सर बड़ा दुख है और सारी हरकतें कर रहे हैं जो बाबे करते थे। सरफराज का गिला, सरफराज का गिला है, टीम से भी, कैप्टन से भी, लेकिन बहरहाल देखना चाहिए ये क्या जवाब देते हैं वो इसका। मुख्तार को खिलाया गया तो उनकी जगह दोनों मैचेस में आखिरी सरफराज की जो परफॉर्मेंस है उसके बाद उसको ना खिलाना, ये एक सवाल है। देखिए जो कप्तान है या कोच हैं, उनको ये समझना चाहिए कि वो अपने हर इकदाम के लिए कौम के सामने जवाबदेह होते हैं। ठीक है, बहुत मुबारक। कौम उनसे जवाब तलब करती है और तलब करने का हक रखती है। उनको इसकी वजाहत करनी चाहिए कि ये फैसला उन्होंने क्यों किया। हालांकि सरफराज धोखा नहीं देता, ये साबित हो चुका है बार बार उनको खिलाने से। दुरुस्त, आगे चले तो मुबारक हो जी कौमी टीमों को। आगे बढ़ते हैं और इरशाद साहब इस्लामाबाद से टेलीफोन लाइन पर, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इरशाद साहब, कहिएगा। वालेकुम सलाम सर, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बड़ी मेहरबानी सर। मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि जो अल्ताफ साहब का बयान आया है, आपको पता है ये कितना हमारे मुल्क के लिए नुकसानदेह है। ठीक। और इस सिलसिले में मेरी गुजारिश ये है कि उनके जो एमक्यू के राब्ता वाले उनसे बात करके उनसे कहें जी उसका मेडिकल करवाएं। अगर वो
ठीक, क्या नशे में था या मेडिकल या फिर कोई ज़हनी तौर पे कोई या उसको बीमारी है, तो फिर चलिए उसमें उसको आप जज्बात काबू में रखें। कोई बस आपकी बात आ गई। सुल्तान कुरैशी साहब हैं, ये भी मैसेज करके इन्हीं जज्बात का इजहार कर रहे हैं और इरशाद साहब ने इस्लामाबाद से हमें कॉल किया। हम सब प्रोग्राम खत्म होने से पहले आमिर साहब हैं लाहौर से, उनकी टेलीफोन कॉल है। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब, कहिएगा जनाब। हेलो, ड्रॉप हो गई, गालिबन उनकी कॉल ड्रॉप हो चुकी है। शाम साहब, जो नए अमीर तालिबान, अफगान तालिबान के जो सामने आ रहे हैं, मुल्ला अख्तर, उनके हवाले से आज खबर थी हमारी दुनिया टीवी की। नहीं, अब ये खबर आप ना लिखे, इस वक्त बयान करें, क्योंकि जब उस पर डिस्कस नहीं करना तो खबर बयान करने का क्या मामला। आप सिर्फ अपने गमो गुस्से का इजहार करने लगे और कोई बात नहीं। नहीं, मुझे गमो गुस्सा कोई नहीं है। ये कहा जा रहा है कि जो शूरा में से 18 लोग हैं, 10 लोग ऐसे हैं जिनको तहफ्फुज़। ये खबरें सारी जो मुल्ला खबरें सारी आती हैं, ये अपनी अपनी ख्वाहिशात के ताबे आती हैं। जब मुल्ला उमर के इंतकाल की खबर नहीं मिल सकी हमारे बाखबर लोगों को, तो बाकी 10 आदमी उधर हैं या 8 आदमी उधर हैं या 12 आदमी उधर हैं, एक झगड़ा तो वहां मौजूद है ना। जो तख्त नशीनी की लड़ाई है, जो मुसलमानों की पुरानी रवायत है, उसके मुताबिक वहां जारी है। तो अब जरा जायजा लेंगे, इंशाल्लाह कल इस पर तफसील से गुफ्तगू करेंगे। ठीक है, ये सायरा कुरैशी साहब, मुल्ला उमर का भी जिक्र करेंगे तफसील से, आपको कितना ही घना गुजरे। मेरा ख्याल आपका जिक्र तो माशाल्लाह कर चुके हैं ऑलरेडी। बार-बार तफसीली कॉलम भी उन पे आपने बार-बार होना चाहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनको तारीख याद रखेगी। ठीक, ये सायरा साहब हैं जी लाहौर से, ये कह रही हैं कि क्या अल्ताफ हुसैन साहब को इंटरपोल के जरिए पाकिस्तान लाया जा सकता है ट्रायल के लिए उनकी स्पीच के खिलाफ? भाई, अगर जो ट्रायल वहां हो रहा है वहां होने दे तो बेहतर नहीं है। ठीक है। इमरान साहब हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब, कहिएगा जनाब। ये सारी आपकी लाइनें ड्रॉप हो रही है। हेलो, कॉलें, कोई आवाज नहीं है, लाइन ड्रॉप हो गई है हमारी। तो आप फरमा रहे थे फोन में कोई गड़बड़ है। आप कह रहे थे कि जो वहां हो रहा है ट्रायल, उनके खिलाफ जो कार्रवाई वही बेहतर है। यहाँ पहले का आपने कौन सा ट्रायल पाया, तकमील तक पहुंचाया है, जो अब ये जिम्मेदारी भी हम उठाना चाहते हैं। इसी के साथ नाज़रीन, आज के प्रोग्राम वक्त यहाँ पर खत्म होता है। आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक की इजाजत, अल्लाह।